हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस से चैप्टर जो है आपका चैप्टर 7 जो है मोशन। ठीक है, मोशन ये एक क्विक रिवीजन वीडियो जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड उन चीज़ों को ही कवर करेंगे और जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए मोशन क्या होता है। मोशन वैसे अगर हम इसका हिंदी में मीन निकालें तो मोशन मीन्स क्या होता है, गति। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। मोशन मीन्स क्या होता है, मोशन मीन्स होता है गति। ओके, तो आप कब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है, मतलब वो एक स्थिर अवस्था में है, वो रखा हुआ है, तो आप उसको मोशन में कह सकते हैं क्या। आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो मूव नहीं कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप बोल देते हैं कि भाई वो मोशन में है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या कह देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। तो मोशन क्या है, मोशन क्या है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को किसी पॉइंट के सापेक्ष, अब वो पॉइंट क्या हो सकता है जिसको आप बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट के विद रेस्पेक्ट चेंज कर लेता है, मतलब उसके सापेक्ष जब वो चेंज करता है अपनी पोजीशन को, तो आप उसको क्या बोल देते हैं कि मोशन में। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था और मैं वहाँ पे पहुँच गया, तो इनिशियल पोजीशन जो मेरी है और ये है मेरी फाइनल पोजीशन, मतलब मैं यहाँ तक मूव कर लेता हूँ। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे मैंने मूव किया तो मेरी पोजीशन चेंज हुई ना, तो इसका मतलब मैंने मोशन किया। ओके, तो मोशन क्या है, मोशन यही है कि आपकी पोजीशन अगर किसी पॉइंट की विद रेस्पेक्ट चेंज हो रही है तो आप उसको बोल देते हैं कि वो मोशन में है। अब जिस पॉइंट के रिलेटिव आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी है तो आपको रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप आपके विद्यालय जाते हो, आपके स्कूल में जाते हो, फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपका स्कूल जो है वो पाँच है, ठीक है, 5 किलोमीटर है, चलो ऐसे बोल देते हैं 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर आपको क्या पता चलेगा, 5 किलोमीटर तो कहीं से भी हो सकता है, किधर से भी हो सकता है, आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो आपको उसकी लोकेशन पता करने के लिए एक पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल हो गया है। अब ये स्कूल आपका 5 किलोमीटर है, पर आपको ये नहीं पता कि ये किस पॉइंट के रिलेटिव इसको मान रहे हैं, मतलब किस पॉइंट के सापेक्ष ये जो आपका स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है, आपको नहीं पता, तो कोई तो पॉइंट मानना पड़ेगा ना। तो वो जिस पॉइंट से आप इसको आप मान रहे हैं कि 5 किलोमीटर है उसको आप क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट, तो ये जो ये पॉइंट है इसको आप बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं उसके रेफरेंस पॉइंट के साथ में। ठीक है, तो जब रेफरेंस पॉइंट होगा तो आपको उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि मोशन क्या है, जब आप किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे ये यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गए, तो इसने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया, और किसके रिलेटिव किया है, रेफरेंस पॉइंट के। ठीक है, तो यही मोशन है। ओके, अब देखिए जो मोशन है वो आपका कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें आपका लीनियर मोशन है और आपका जो सर्कुलेटरी या जिसको आप रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं, एक आपका होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो एक लीनियर मोशन क्या होता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, तो आप उसको बोल देते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, जैसे कोई भी कार है जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो आप उसको लीनियर मोशन बोल देते हैं। या अगर जैसे कोई एक सर्कुलेटरी जो मोशन है या जिसको आप रोटेशनल मोशन बोलते हैं, तो उसमें आप एक फैन का एग्जांपल ले सकते हैं। एक जो पंखा होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड में क्या करता है, रोटेट करता है ना, तो वो रोटेट करता है तो वो रोटेशनल मोशन हो गया। ऐसे एक आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। आपने जो घड़ियाँ देखी होंगी जिसमें पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब इधर उधर की गति करता है। तो ये टू एंड फ्रो जो मोशन होता है इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है। ठीक है, अच्छा, तो अभी अपन सीखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए अभी मान लो मेरे सामने एक ये कार है जो आप देख सकते हैं। इसमें ये कार जो है स्टार्ट होती है, ठीक है, ये कार किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी और आगे जाएगी। ओके, तो चलिए मान लो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं ए पॉइंट।
ओके, और ये यहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है, बी पॉइंट तक जाती है। तो जब ये कार स्टार्ट हुई होगी तो इसने कुछ इसकी वेलोसिटी रही होगी, कुछ स्पीड तो रही होगी ना इसकी, तो अपन वो कितना मान लेते हैं, यू मान लेते हैं, ठीक है। और ये जब यहाँ पहुँच जाती है तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, वो आपकी अपन क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, उसको अपन बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले यू थी, अब वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है, वी हो गई है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, मान लो आपको चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखेंगे बताओ, चेंज इन वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, ये b है, ये u है, तो b माइनस यू, यही तो लिखोगे आप। मान लो आपकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, और फिर आपकी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10, यही तो हुआ। तो ऐसे आपने इसको फॉर्मूले के रूप में नोट कर लिया है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, b माइनस यू। अब देखिए एक जो आपकी टर्म है जिसको आप बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन को आप ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए में लिख देता हूँ, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन समझते हैं आप। द चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपका जो वेलोसिटी है उसका जो रेट है, ठीक है, अब रेट के लिए आप क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो कार है, ठीक है, ये जो कार है वो अपनी स्पीड को u से b कर रही है, तो u से b जो कर रही है वो किसी समय में तो कर रही होगी ना। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है, तो इसका जो रेट होगा वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, b माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये a हो गया, तो ये जो a बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला आपका b माइनस यू अपॉन टी, और ये जो फॉर्मूला है इसी को आप बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो द रेट इन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की आपको यूनिट निकालनी है, आपको यूनिट पूछ लेते हैं भाई यूनिट क्या होती है एग्जाम में, तो आपको देखो अगर इसकी यूनिट निकालनी है तो वेलोसिटी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, अभी मान लो इस फॉर्मूले में आप u बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो कोई कार है वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0 है, तो इस फॉर्मूले में 0 रख देंगे तो अपन फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, a बराबर b अपॉन टी बन जाएगा। तो आपको a बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन टी। तो b की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है भाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट तो होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो आपका ये क्या, इसकी यूनिट क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेकंड नीचे हो जाएगा ना, तो वो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड, और जो ये 2 है जब ये ऊपर जाएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, ओके। तो एक्सेलरेशन की यूनिट निकालना भी हमने सीख लिया, और एक्सेलरेशन किसे कहते हैं ये भी हमने सीख लिया, ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हमने सीख लिया, ओके। चलो तो अभी हम नेक्स्ट सीखते हैं, जिसमें है आपके जो ये जो लीनियर मोशन है, ठीक है, इसके जो इक्वेशन आते हैं वो कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए इसके आपके जो आप लीनियर मोशन कर रहे हैं इसमें आपकी 3 इक्वेशन बनती है। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है आपका b बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अभी आपको पता है ये किससे आई है, ये आपकी आई है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। आपको पता है a बराबर b माइनस यू अपॉन टी होता है ना। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या बन जाएगा, b माइनस यू बराबर a मल्टीप्लाई टी, ठीक है। आपको b निकालना है तो ये u इधर जाएगा ना, तो u प्लस ए टी, देखो ये बन गया ना आपका। तो ये जो है इसको बोलते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हैं, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ऐसे ही आपका सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन में क्या होता है, s बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ऐसी थर्ड है आपके पास, तो थर्ड जो इक्वेशन है वो है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर बराबर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये मोशन के 3 इक्वेशन है जो आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि इनसे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको सामने आते हैं, कई बार आते हैं, और उनको आपको इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से हल करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो इसको भी रफ कर देते हैं अपन। अभी अपन सीखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है।
देखिए स्पीड क्या है, स्पीड क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला अगर अपन देखें तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप दूरी को, डिस्टेंस को समय से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है स्पीड। ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट होता है और नीचे क्या था, नीचे वही समय आता है, तो ये समय हो गया। अच्छा और क्या, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो एक फॉर्मूला बेस्ड इसमें डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, देखिए स्पीड जो होती है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर, ठीक है। अब स्केलर आप समझ लो स्केलर क्या होता है, स्केलर में क्या होती है, देखिए स्केलर में आपके मैग्नीट्यूड होता है। अब आप पूछोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी चल रहा है, कितनी स्पीड में चल रहा है, तो वो जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 10 मीटर चल रहा है या वो कितनी स्पीड में चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ये सब ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर अपन बात करें डायरेक्शन की, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, सॉरी, है ना, तो इसको तो अपन मिटा देते हैं क्योंकि डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे आपका जो ये है वेलोसिटी, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें आपके कौन कौन होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपकी ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी आप बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हैं, दोनों की डेफिनेशन भी इसमें लिख सकते हैं, इसको भी रफ कर दिया जाता है। चलिए तो ये अपन मिटा देते हैं। अब अपन और नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिफरेंट चीज़ें, ध्यान रखना भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है ना, जो एक इनिशियल पॉइंट है एक फाइनल पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ है कि वो कितनी टोटल दूरी, उसमें आप कितना पाथ आपने ट्रेवल किया है, वो तो हो गया उसकी डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और ऐसे करके इधर पहुँच जाता है, ठीक है, ये बी पॉइंट पे पहुँच जाता है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है, मान लो यहाँ पे चलता है 2, यहाँ पे चलता है 3 और यहाँ पे चलता है 2, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है, मतलब टोटल जो पाथ इसने कवर किया है वो कितना हो गया भाई, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2 ये रहा, कितना हुआ टोटल, 2 3 5 और 2 7, ठीक है। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी आपके पास, 7 हो गई, डिस्टेंस तो होगी 7 मीटर, मान लो इसकी मीटर में है तो मीटर में हो गया। अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा जो रास्ता होता है उसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये ए इनिशियल पॉइंट होगा ना ये, और जो बी है वो होगा फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता है उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में हमको पता है आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 2 है तो ये 3 है, तो ये भी कितना जाएगा 3, तो ये सब मैं मीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 3 मीटर। तो हमको डेफिनेशन वगैरह पूछ लेते हैं तो आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, है ना। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, ठीक है। चलिए तो अब अपन पढ़ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, तो एक समान गति। तो व्हेन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी समान समय में समान दूरी कवर करती है तो उसको आप बोल देते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ओके, जैसे आप ट्रेन को ले सकते हैं, मान लो ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, तो वो हर घंटे में कितने किलोमीटर कवर कर रही है बताओ, 120 कर रही है ना, क्योंकि पर आवर है ना, तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है। इसका मतलब वो हर घंटे में, मान लो वो 5 घंटे चलती है, तो हर 5 घंटे हैं टोटल, उसमें हर घंटे में वो 120 किलोमीटर चल रही है, तो मतलब उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट हो सकता है या इसका उल्टा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो टाइम है, ठीक है, वो अलग, वो आपका डिफरेंट भी हो सकता है और आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो सकता है, और या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, आपका जो टाइम है वो सेम हो सकता है पर जो डिस्टेंस है वो अलग अलग हो सकती है ना।
तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन को समझ चुके होंगे। ओके, चलिए तो अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी अपन देखते हैं कि जो ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाना होता है। तो आपको देखो डिस्टेंस आप मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, आप डिस्टेंस मान लो s से लिख देते हैं और जो टाइम है उसको t से लिख देते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कैसे बनता है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हैं, आप समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं। अगर आप यही मोशन कैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है ये कैसा हो जाएगा, आपका कर्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कर्व। तो आपको कर्व ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, यहाँ पे जो ग्राफ है ये कर्व शेप बन जाएगा आपका। ठीक है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये स्पीड दिखा सकते हैं, मतलब डिस्टेंस दिखा सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइम को दिखा सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक आप स्टेशनरी मोशन के लिए भी बोल सकते हैं। तो स्टेशनरी मोशन में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल में एक स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त होगी स्टेशनरी मोशन में। मैं लिख देता हूँ चाहे तो, स्टेशनरी कंडीशन जो है, स्टेशनरी में, स्टेशनरी का मतलब जब वो कोई रेस्ट में, जब वो रुका हुआ है, तो वो इस प्रकार का आपको ग्राफ देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप कि आपकी ये चीज़ें समझ में आई होंगी।